नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूं एक और अध्याय के साथ में, जो कि समन्स और वारंट्स के मध्य में डिफरेंस का है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, भारत में बहुत सारे लोग हैं जो समन और वारंट में डिफरेंस नहीं कर पाते। अगर व्यक्ति को समन भी जारी होता है तो वो उसके हाथ पांव फूलने स्टार्ट हो जाते हैं, उसका बीपी एकदम हाई होने लगता है कि अब क्या होगा, ये तो अदालत से मुझे नोटिस आ गई। तो आज के इस वीडियो में हम समन्स और वारंट्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और इसके मध्य में जो भी अंतर हैं, जो भी इनमें डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समन्स के बारे में। इसके बारे में प्रोविजन दिया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 61 से लेकर 69 तक, जहां पे इसके फॉर्म्स, कंटेंट, किस तरीके से ये प्रेजेंट किए जाएंगे, कैसे सर्व किए जाएंगे और इनको ना मानने की अवस्था में, इनके नॉन कंप्लायंस की अवस्था में क्या क्या प्रोविजन होगा, उसके बारे में कहा गया है। समन्स के बारे में ये बताया गया सीआरपीसी में कि समन वो लीगल नोटिस होगी जो कि एक जज या मजिस्ट्रेट के थ्रू किसी एक व्यक्ति को स्वयं उपस्थित होने के लिए या किसी डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए इशू की जाती है। ये डायरेक्टली रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी सर्व की जा सकती है, या किसी व्यक्ति के थ्रू, या पुलिस ऑफिसर या किसी भी व्यक्ति के थ्रू जिनको अदालत सही समझता है उनके थ्रू सर्व की जाती है। और इसके अलावा इसको जब सर्व किया जाएगा तो ये 2 कॉपीज में होगा, 2 डुप्लीकेट्स में होगा। इसीलिए सम्मन को सम्मन ना कह के सम्मन्स कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा 2 कॉपी में होता है। अगर ये रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू किसी को भेजा जा रहा है तो उसके साथ में एक एक्नॉलेजमेंट की कॉपी भी लगी होनी आवश्यक होगी, यानी जो व्यक्ति इसको प्राप्त करता होगा, जो रिसीव करेगा, उसका साइन उस पर एक्नॉलेजमेंट पे जरूरी होगा। इसके साथ ही साथ सम्मन में स्पष्ट तरीके से किस व्यक्ति को भेजा जा रहा है, उसको किस जगह पे उपस्थित होना है, कितने बजे उपस्थित होना है, और उस पर हाई कोर्ट का सील और उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साइन, ये सब बहुत जरूरी हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि सम्मन एक स्पेसिफिक फॉर्म में ही सर्व किया जाना चाहिए। एक चीज और बता दें कि सम्मन्स के मामले में सम्मन एक जज, मजिस्ट्रेट या उसके अलावा किसी भी और अगर अथॉरिटी का ऑथराइज किया गया है वो भी इशू कर सकते हैं। यहाँ पे वो अथॉरिटीज भी सम्मन इशू कर सकते हैं जो कि हायर पुलिस ऑफिसर्स हैं, या फिर उनके अलावा वो अथॉरिटीज जो कि क्वासी जुडिशियल फंक्शन, अर्ध न्यायिक प्रक्रियाएं, अर्ध न्यायिक जो कार्य हैं उनको कर रहे हैं, वो भी सम्मन्स को इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वारंट के मामले में। तो वारंट का प्रोविजन दिया गया सीआरपीसी के सेक्शन 70 से लेकर सेक्शन 81 तक, जहां पे ये कहा गया है कि वारंट का मतलब वो डॉक्यूमेंट्स होगा जो कि एक पुलिस ऑफिसर को या फिर उस अथॉरिटी को इशू किया जाता है जिसके द्वारा एक्यूज्ड व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है, और या फिर जिसके द्वारा घर की तलाशी ली जानी है। और आपको बता दें, वारंट को इशू करने का अधिकार केवल एक जज, मजिस्ट्रेट या जुडिशियल अथॉरिटी को है, क्योंकि वारंट जो होता है वो व्यक्ति के मूल अधिकारों पे, फंडामेंटल राइट्स पे अफेक्ट डालता है। इसलिए इनको इशू करने का अधिकार भी एक जुडिशियल अथॉरिटी को ही मिला हुआ है। एक वारंट के अंतर्गत जिसको ये इशू किया जाना है उसका नाम और उसका पोस्ट होना चाहिए, और जिसके खिलाफ किया गया है, जिसके अगेंस्ट किया गया है, जिसको अरेस्ट किया जाना है, जिसको प्रस्तुत किया जाना है, उसका नाम, पता और बाकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो भी ऑफिसर, जो भी अथॉरिटी इनको इशू कर रहा है, उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर का साइन और उसमें हाई कोर्ट की सील, ये सब चीज़ें उसमें होनी अत्यंत आवश्यक हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये दोनों ही एक अथॉरिटी के थ्रू इशू किए जाते हैं, ये दोनों ही किसी व्यक्ति को इशू किए जाते हैं जो कि एक लीगल प्रोसीडिंग से रिलेटेड होता है, इन दोनों में ही डेट और बाकी सारी चीज़ें, सेम चीज़ें मेंशन होती हैं, उसमें हाई कोर्ट की सील भी होती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर भी होता है। तो इन दोनों में आखिर अंतर क्या है? इन दोनों के बीच में अंतर को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देंगे, कुछ पॉइंट्स पे गौर करेंगे, जिनमें सबसे पहला पॉइंट इसके प्रोविजन के मामले में है। यहाँ पे सम्मन का प्रोविजन दिया गया सीआरपीसी में सेक्शन 61 से लेकर 69 तक, जबकि वारंट का प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 70 से लेकर 81 तक। दूसरा पॉइंट इश्यू किए जाने के मामले में है, जिसका मतलब ये हुआ कि सम्मन्स हमेशा एक व्यक्ति को, जो कि विटनेस भी हो सकता है या एक पार्टी भी हो सकती है किसी प्रोसीडिंग के मामले में, या फिर उसको डॉक्यूमेंट को इश्यू करने के लिए इश्यू किया जाता है, जबकि वारंट जो होता है वो किसी अथॉरिटी को, किसी ऑफिसर को जो कि उस वारंट को एग्जीक्यूट करेगा, उसके नाम से इश्यू किए जाते हैं। तीसरा प्रोविजन इसके नॉन कंप्लायंस के मामले, मान लीजिए उसके अनुसार वर्क नहीं किया गया, अगर सम्मन इश्यू किया गया है और व्यक्ति उसके अनुसार उस पर्टिकुलर डेट, टाइम और प्लेस पे नहीं पहुंचा तो क्या होगा? तो सम्मन के मामले में अगर व्यक्ति नहीं पहुंचा
तो वारंट इशू किया जा सकता है, जबकि वारंट के मामले में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है। अगर वो इशू किया गया है तो किसी एक अथॉरिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए इशू किया जाता है और उसमें नॉन कंप्लायंस का कोई मैटर ही नहीं होता। और सबसे लास्ट में इसके इफेक्ट या ड्यूरेशन के मामले में है, जहाँ पे सम्मन्स उसी डेट तक इफेक्टिव होते हैं, उसी डेट तक प्रभाव में रहते हैं जब तक उसमें मेंशन किया गया है कि इस दिन आपको उपस्थित होना, उस दिन प्रोसीडिंग होनी है, अटेंडेंस जरूरी है। जबकि वारंट तब तक इफेक्ट में रहते हैं जब तक व्यक्ति को या फिर अरेस्ट नहीं कर लिया जाता और या फिर कंपिटेंट कोर्ट या फिर सेम कोर्ट के थ्रू उसके कैंसिलेशन का ऑर्डर नहीं आ जाता। तो सीआरपीसी के इस वीडियो में सम्मन्स और वारंट के इस अध्याय में आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारे पॉइंट्स, सारे डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड पॉइंट्स के लिए, टॉपिक्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।